डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं, पुस्तक का नाम है हमारे अतीत और पाठ 4। इसकी एक वीडियो मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ। अब आगे का भाग है मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य जो है वो बड़ा होता गया और उसके अंदर जो और क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। यानी कि और जो जाति के लोग थे उनको भी उन्होंने नौकरी देनी शुरू कर दी। शुरू में ज़्यादातर जो सरदार थे वो तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों को, भारतीयों को, मुसलमानों को, अफ़गानों को, राजपूतों को, मराठों को और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया, शामिल किया। मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसब शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। कहाँ से? राजा के दरबार की तरफ से। और यह मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या के आधार पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। अभिजात में उस अधिकारी की उतनी ही प्रतिष्ठा दरबार में बढ़ती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा जो था 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में ऐसे 29 मनसबदार थे जो 5000 से ऊंची जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते ऐसे मनसबदारों की संख्या जो है 79 हो गई थी और जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। पंजीकरण में रजिस्ट्रेशन रखते थे। उनके पास उनका पूरा परिचय होता था कि कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, कहाँ उसके बाप दादा का नाम क्या है या किस जगह पे रहता है, ये पंजीकरण होता था। और इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। और मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिसे जागीर कहा जाता था और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपने जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था और यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे। राजस्व क्या होता था? जो जागीर उनके पास होती थी उससे किसानों से भूमि का कुछ भाग इकट्ठा किया जाता था। उस टाइम पे आधा भाग लिया जाता था। कोई राजा 10वां भाग लेते थे, कोई छठा भाग भी लेते थे। तो ऐसे उनको वहाँ से जो है राजस्व एकत्रित करने के लिए वे अपने नौकर रखते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी भी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया गया, यानी कि जांच की गई थी, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई थी, उसमें परिवर्तन आ गए थे। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। जो मनसबदार को वेतन मिलता था उसका जो राजस्व प्राप्त होता था वो कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था और इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर ले और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो मनसबदार थे वो अपनी मनमर्जी का जो है राजस्व वसूलने लग गए थे और जो औरंगजेब था वो थोड़ा क्षीण हो गया था अपने अंतिम काल में। तो इस कारण जो है किसानों को उस समय पे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और ज़मींदार मुग़लों की आमदनी का मुख्य साधन जो है किसानों के उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी
की मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडर मल ने 10 साल 1570 से लेकर 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। अब अकबर के शासनकाल में उसका वित्त मंत्री जो था वो टोडरमल था। उसने 10 साल तक इस में कृषि की पैदावार पर, कीमतों पर और कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया और प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था और इस अवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। अब कुछ जो जमींदार थे वो शक्तिशाली हो गए और जब भी मुगल प्रशासन के अधिकारी उनके ऊपर ज़्यादा शोषण करते थे, ज़्यादा भूमि कर लेते थे, तो वो क्या करते थे, उनके प्रति विद्रोह भी कर देते थे और कभी कभी एक ही जाति के जमींदार किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी, यानी कि मुगल साम्राज्य जो इतना शक्तिशाली था उसके स्थायित्व को भी हिला दिया। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया था, यह अकबर के ही दरबार का लेखक था, कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा था। इसका शीर्षक था अकबरनामा। जो किताब का नाम रखा वो अकबरनामा रखा था और पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान किया है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकीय विवरण। अब अकबर की नीतियाँ और नज़दीक से एक नज़र। अब अकबर जो था वो अपने आप में बहुत ही अच्छा शासक रहा है, मुगल साम्राज्य का सबसे, और अकबर महान भी कहलाए हैं। अब अकबर की जो नीतियाँ हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल ने की अकबरनामा और विशेषकर आईने अकबरी, ये 2 पुस्तक जो लिखी थी उनमें मिलता है। और अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था और सूबे का प्रशासक, सूबेदार, प्रशासन को कई भागों में बांट दिया गया जिसे सूबा कहा जाने लगा और सूबे का जो देखभाल करता था बड़ा वो जो था प्रशासक, वो सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक, सैनिक दोनों प्रकार से कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था और सेवक प्राप्त था, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी, सदर। बख्शी को सैनिक वेतन अधिकारी कहा जाता था, सदर को धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री और फौजदार सेना नायक होता था जो सेना की देखभाल करता था और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी था। इसका आगे का भाग मैं अगली वीडियो में भेज दूँगी। धन्यवाद।